गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग हिंदी की प्रश्नावली यानी टेस्ट सीरीज कर रहे थे। चलिए उसी को आगे बढ़ाते हुए शुरुआत करते हैं, देर न करते हुए। पहला प्रश्न है, पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य कौन सा है। कल कोई आया था, यह घर बहुत सुंदर है, वे लोग कहाँ जा रहे थे, वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया है। इसे पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं, तुम, वह और यह, यानी कि वह आता है और यह आता है। तो इसमें जो ये लिखा है यहाँ, तो यानी कि ये दोनों हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, ये भी वे लोग कहाँ जा रहे हैं, तो वे लोग की बात कर रहा है यहाँ पर। यहाँ तो पुरुषवाचक आप सर्वनाम मत समझिए, ये सर्वनाम विशेषण है। वे लोग संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है। तो वे लोग कहाँ जा रहे थे, या वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया है, ये आपका हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए अगला प्रश्न है, किस प्रश्न में ला उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। लाचार, लालसा, लावारिस, लापता। तो इसमें लाचार में या लालसा में या लावारिस में या लापता में, तो पता में ला लगा हुआ है, वारिस में ला लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर आचार में लगा हुआ है। यहाँ है लालसा, तो इसमें ला उपसर्ग नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से ला प्रत्यय युक्त शब्द है, यानी ला में कहाँ प्रत्यय लगा हुआ है। कमल, असल, नवल और सरल। तो इसमें ला कहाँ पर लगा हुआ है, तो ला किस में लगा हुआ है, नव और ला लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, नवल है। इसमें है कमल, ये रूढ़ शब्द है, असल भी रूढ़ शब्द है, सरल भी रूढ़ शब्द है। नवल, नव और ला, नवल जो है इसमें ला लगा हुआ है। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में से एक से अधिक उपसर्गों का उपयोग किया गया है, यानी जितने दिए गए हैं उनमें से बताना है कि किन में सभी में एक से अधिक उपसर्ग हैं। आ सुरक्षित और अत्यंत, तो इसमें आ असुरक्षित है, अति है और अंत है। इसके बाद है अत्याचार और अध्यात्म, तो अति और आचार, अधि और आत्म। निकृष्ट, ठीक है, इसमें है नि और कृष्ट और अभि और अर्थी। प्रति आघात और अप्रति और अक्ष, तो इसी में है, यानी कि यहाँ पर क्या है, प्रति और आ और घात, ये तीन हो गए, और यहाँ पर आ हो गया और प्रति हो गया और अक्ष हो गया। तो इसी में दोनों में एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी संयुक्त क्रिया किसमें प्रयोग नहीं किया है। लुटेरों ने पूरे क्षेत्र को लूट लिया, मैं नहाकर कार्यालय जाऊंगा, वह सारा खाना खा गया, बादलों के कारण चांद दिखाई नहीं दिया। अब इसमें किसमें है कि संयुक्त क्रिया नहीं प्रयोग किया। यहाँ लूट और लेना, ये दो क्रियाएं हो गई। तो यहाँ पर नहाकर कार्यालय जाऊंगा, देखिए ये क्रिया का अलग रूप है, नहाकर कार्यालय जाना। तो यहाँ पर इन संयुक्त क्रिया नहीं प्रयोग हुई है, पूर्वकालिक क्रिया यानी कि क्रिया प्रयोग हुई। तो नहाकर, ठीक है, जाना, तो इसी में हो जाएगा, क्योंकि खाना और खा, और ये चांद का नहीं दिखाई पड़ना, दिखाई और पढ़ना, यानी दिखाई और देना, ये दोनों क्या हैं, ये दिखना और देना दोनों क्रियाएं हैं। तो यहाँ पर दोनों में समझ में आ गया होगा। यहाँ पर सिर्फ एक में क्रिया है जाऊंगा, बाकी खाना, खा और इसमें जाना भी है, यानी गया, तीन क्रियाएं हो गई।
चांद नहीं दिखाई देना, यानी दिखना और देना, ये तो हो गया। लूटना और लेना, तो समझ में आ गया होगा इस वाले में, यानी कि यहाँ पर से बी वाला आपका उत्तर हो जाएगा, नहाकर कार्यालय जाऊंगा। अगला है, किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? वे अपने आप चले गए, वह अपने आप को बहुत होशियार समझता है, मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ, किसान अपने आप मस्त रहता है। किसान अपने आप मस्त रहता है, तो इनमें किसमें निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम अपने आप सही है, अपने आप को भी सही है, अपने आप भी सही है। यहाँ आप लोग हूँ, तो लोग जो है वो क्या है? संज्ञा है, और ये क्या है? आप जो है वो सर्वनाम है। तो संज्ञा और सर्वनाम एक साथ आया है, तो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है, ना कि यहाँ पर ये निजवाचक के लिए। ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, इसमें निजवाचक नहीं है। अगला प्रश्न है, विशेषण शब्द रहित वाक्य कौन सा है? यानी किस वाक्य में विशेषण नहीं आया है? तो किस वाक्य में विशेषण नहीं आया है? मैं पिछले वर्ष गांव गया था, सभा में कम लोग आए थे, दुकान में कुछ फल खरीद लाओ, दुकान से कुछ फल खरीद लाओ, थोड़ा खाओ खूब चबाओ। तो इसमें विशेषण किसमें नहीं है? तो मैं पिछले वर्ष, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? विशेषण है मैं पिछले वर्ष, गुणवाचक विशेषण, सभा में कम लोग आए थे, अब ये संख्यावाचक विशेषण, दुकान से कुछ फल खरीद लाओ, तो कुछ फल क्या है? परिमाणवाचक है, थोड़ा खाओ खूब चबाओ। ठीक है, तो थोड़ा खाओ और खूब चबाओ। अब यहाँ खाने की बात की जा रही है, तो यहाँ खाना है, थोड़ा खाओ खूब चबाओ, खाना क्रिया है और चबाना क्रिया है, तो ये सब क्या हो गए? ये क्रिया विशेषण हो गए। ठीक है, ना कि विशेषण। तो आपका उत्तर हो जाएगा क्या? थोड़ा खाओ खूब चबाओ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? अनमोल, अमरूद, कवि या चिड़िया? तो तत्सम शब्द कौन है? क्या अनमोल है, या अमरूद है, या कवि है, या चिड़िया है? तो आप लोग जानते हैं कवि ही क्या है? ये तत्सम शब्द है। जिन शब्दों का शब्द रूप बनता है, ठीक है, वो क्या होते हैं? वो तत्सम शब्द होते हैं। तो यहाँ पर कवि का रूप बनता है, तो ये आपका हो जाएगा कवि, यहाँ पर तत्सम शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से विदेशी शब्द कौन सा है? तो विदेशी शब्द कौन सा है? बहादुर, सूत्र, जूता या नकुल? तो आप जानते हैं सूत्र जो है वो तत्सम शब्द है, नकुल भी तत्सम शब्द है। नकुल होता है नेवला का। अब यहाँ पर जो बहादुर शब्द है, ये क्या है? विदेशज शब्द है। अगला है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? यानी कि दो दो दिए गए हैं और इनमें दोनों में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयोग हुआ है, तो बताना है। प्रत्याशित, करणीय। देखिए यहाँ पर क्या है, कोई भी यहाँ करना है और यहाँ पर ईय प्रत्यय लगा हुआ है, यहाँ पर ये नहीं होगा। परिपूर्णता और अधार्मिक, अनुमानित और अत्याचार, घुमक्कड़ और मुस्कुराहट। ठीक है, चलिए अब बताइए, इनमें घूमना और क्या हुआ? अक्कड़, और ये आहट, यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या है? दोनों में सिर्फ प्रत्यय हैं, उपसर्ग नहीं है। अनु और मानित,
अत्याचार और परिपूर्ण और अधार्मिक। तो यहाँ पर परि और पूर्ण और ता, तो यहाँ पर क्या चीज़ है, इसमें दोनों में और अधार्मिक में आ है उपसर्ग और धार्मिक यानी एक प्रत्यय है। तो परिपूर्णता और अधार्मिक में प्रत्यय और उपसर्ग दोनों है। परि उपसर्ग है और इसमें ता जो है वो प्रत्यय है। यहाँ पर आ उपसर्ग है और एक प्रत्यय है। आ गया होगा समझ में मुझे लगता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सभी पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं, यानी इनमें सब में पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द कौन सा है? धरती, अवनी, ऋक्ष, मही, विश्वंभरा, धरणी, अचला, धरा, याज्ञसेनी, क्षिति, वसुधा और मौली। तो इनमें कौन, यानी कि सभी क्या हैं, धरती के पर्यायवाची शब्द हैं? तो बताइए। ओके, इसमें मही है, विश्वंभरा है और धरणी, ये इसमें तीनों पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? इनमें कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? अनशन, लालच, मुखिया और शक्कर। तो इसे बताएं तद्भव शब्द कौन सा नहीं है? तो इसमें अनशन जो है वो तद्भव शब्द नहीं है। ये तद्भव शक्कर का होता है, शर्करा। अगला है, इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? यानी सभी तद्भव होने चाहिए। कान और मुख, नया और दूध, आज और दिवस, साथी और अंगुली। अंगुली का तो उंगली होता है, नया, ठीक है, दूध, और कान और मुख। इसमें आपका नया और दूध, इसमें सभी तद्भव हैं। यहाँ पर कान और मुख, मुख जो है ना ये तत्सम है, इसका मुंह होता है, ठीक है। और यहाँ पर दिवस का दिन होता है, उंगली का अंगुली होता है, उंगली, ठीक है। और ये यहाँ पर नया और दूध, नया का नवीन, दूध का दुग्ध होता है। तो आपका ये दोनों तद्भव हैं, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? क्षमता, ममता, शीघ्रता और विशालता। क्रिया विशेषण की बात कर रहा है, ठीक है। ये क्षमता है, क्षमा से बना है, शीघ्र से बना है, ये माँ से बना है, और ये विशाल से बना है। तो इनमें क्रिया कौन सी है, यानी क्रिया विशेषण कौन सी है जिससे आपको क्या हो जाए, पता चले, यानी कि क्रिया के पहले कौन सा लगता है? तो क्रिया के पहले इसमें से शीघ्र, ठीक है, शीघ्र लगता है। शीघ्र चलो, शीघ्र करो, ठीक है, शीघ्र जाओ। तो ये क्रिया विशेषण है। तो इसी से क्या हुआ, यानी कि इससे बना हुआ है शीघ्रता। ओके। अगला प्रश्न है, इनमें से सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा, अपनापन, छुटपन, लड़कपन, लिखावट। तो ये अपनापन यानी अपने से बना है, ये छोटे से बना है। तो छोटा जो है वो विशेषण होता है, ना कि सर्वनाम होता है। लिखना से बना हुआ है, लिखावट। ये लड़का से बना हुआ है, लड़कपन। तो लड़का क्या होता है, सर्वनाम होता है। ये अपना सर्वनाम होता है, आप सर्वनाम होता है ना। तो आप से बना है अपनापन, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये तो आपका जातिवाचक संज्ञा, ये विशेषण से बना हुआ है, और ये क्रिया से बना हुआ है, और ये सर्वनाम से बना हुआ है। ओके, तो आपका उत्तर हो जाएगा अपनापन। अगला प्रश्न है, संज्ञा से निर्मित विशेषण कौन सा है? इनमें कौन सा ऐसा विशेषण है जो संज्ञा से निर्मित है? ठीक है, दैनिक, आपसी,
टिकाऊ, अगला। तो दैनिक किससे बना है? दैनिक दिन से बना है। ये आप से बना हुआ है, ये टिकना से बना हुआ है, और ये अगला और पिछला। ठीक है, तो ये दिन से बना हुआ है ना, और दिन क्या है? वो संज्ञा है। तो दिन से बना है दैनिक, तो दैनिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास है? ओके, तत्पुरुष समास पूछ रहा है, तो तत्पुरुष समास किस में है? और वो भी अधिकरण वाला। अधिकरण का मतलब में, पे, पर। घुड़सवार, जलमग्न, लोकप्रिय, सेना नायक। तो सेना का नायक, लोक में प्रिय, ठीक है, या लोगों का प्रिय, और जल में मग्न, और एक घुड़सवार, घोड़े पर सवार। तो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास नहीं है। तो यहाँ पर आपका, तो घोड़े पर सवार ये भी है, जल में मग्न ये भी सही है, यानी जल में डूबा हुआ, और लोकप्रिय यानी कि लोक में प्रिय ये भी सही है। सेना का नायक यहाँ पर संबंध तत्पुरुष है। ओके, तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, सेना नायक। अगला है, किस वाक्य में संबंध तत्पुरुष यानी संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो संबंध सूचक अव्यय, मुझे पहले, मुझसे पहले वे चले गए, हथियार सहित आतंकवादी पकड़े गए। अगला है, बच्चे उस ओर गए हैं, अजमेर के निकट पुष्कर तीर्थ है। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? देखिए यहाँ पर दिया है बच्चे उस ओर गए हैं, तो संबंध है ना, तो यानी हथियार सहित, तो आतंकवादी पकड़े गए, तो ये क्या है? संबंध है। मुझसे पहले वे चले गए, तो यानी कि यहाँ पर भी संबंध है। वे बच्चे उस ओर गए, ये संबंधवाचक नहीं है, ठीक है, ये दिशावाचक है। ठीक है, और इसमें निकट, दूर, ये सब क्या है? आते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? इसमें बच्चे उस ओर चले गए हैं, यह क्या है? संबंध सूचक अव्यय यहाँ पर प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण से संबंधित कौन सा वाक्य है? यह पत्रिका प्रतिमाह छपती है, वह अचानक चला गया, तुम्हारी पुस्तकें यहाँ रखी हुई हैं, सभी बच्चे बाहर खेल रहे हैं। तो यहाँ पर, ठीक है, कैसे, तो कैसे का जो उत्तर मिलता है वो रीतिवाचक होता है। तो कैसे का उत्तर यहाँ पर किसमें मिलेगा? यह पत्रिका कैसे छपती है, वह कैसे चला गया, तुम्हारी पुस्तकें कैसे रखी हैं, सभी बच्चे कैसे खेल रहे हैं। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कैसे लगाने पर एक ही उत्तर मिलता है, वह कैसे चला गया? अचानक चला गया। अब आगे आगे कर लीजिए, यह पत्रिका कैसे छपती है, तो नहीं पता, ठीक है, कैसे नहीं, कब छपती है, पता चला, कब, समय। पुस्तकें कहाँ रखी हैं, ठीक है, तो कहाँ का मतलब क्या हुआ? ठीक है, स्थानवाचक। इस बार सभी बच्चे बाहर खेल रहे हैं, तो कहाँ खेल रहे हैं? तो यानी कि ये सब कहाँ, ये दोनों में कहाँ से, और ये यहाँ से भी कहाँ से आता है, और यानी कब आता है, यहाँ पर है, ठीक है, कैसे। तो आपका उत्तर जो हो जाएगा वह अचानक चला गया। तो आप लोगों को पता है तो ठीक है, नहीं तो इसमें वीडियो पड़े हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं कि कैसे आप उसका निर्धारण कर सकते हैं। अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति के वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? कुलांगार, कुलकंटक, कुलकेतु या कुलीन। तो इसका अर्थ क्या होगा? चलिए, इसका होगा कुलकेतु। अब इसके बाद कुलीन का मतलब है अच्छे कुल में पैदा हुआ, उसे बोलते हैं कुलीन, अच्छे कुल से संबंधित, तो वो होता है कुलीन। कुलांगार यानी कि जो कुल का क्या करे, कुल के लिए घातक हो, या कुल का जो नाम डूबो उसे कुलांगार बोलते हैं। कुल कंटक वो भी है, कुल के लिए जो कंटक हो यानी कि कांटे की तरह हो, वो कुल कंटक होता है।
तो आपका उत्तर हो जाएगा क्या, इन अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति वो होता है कुलकेतु। ठीक है, कुलीन का मतलब होता है अच्छे कुल में जन्म लेने वाला। ओके, अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया है? पूर्वी भाषा, भोजपुरी, अवधी या सधुक्कड़ी? तो आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं, उन्होंने सधुक्कड़ी कहा। इसी से संबंधित प्रश्न है, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र? तो किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा। अगला प्रश्न है, सूरदास जी ने कृष्ण के किस रूप का चित्रण किया है? लोकरंजक, परब्रह्म, योगेश्वर या लोक रक्षक? तो इन्होंने ना तो लोक रक्षक का कहा है, ना परम ब्रह्म का कहा है, ना योगेश्वर का है, सिर्फ क्या है? लोकरंजक का। ठीक है, अगला है, साहित्य लहरी में सूरदास ने अपना परिचय देते हुए स्वयं को किस कवि का वंशज कहा है? विद्यापति, कबीरदास, दलपति विजय या चंद्रबरदाई? तो साहित्य लहरी में सूरदास ने अपना परिचय देते हुए स्वयं को चंद्रबरदाई का वंशज कहा है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे यानी कि 20 प्रश्न के करीब। तो ये 20 प्रश्नों की श्रृंखला थी। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए या डिसलाइक कीजिए यदि अच्छा नहीं लगता है तो। और अपने समूहों में इसे यानी ग्रुप्स में शेयर कीजिए, जिससे कि कुछ लोग और हम लोगों के साथ क्या कर सकें, जुड़ करके अपनी तैयारी करना चाहें तो कर सकते हैं। और मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अपना ध्यान रखिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।